हेलो दोस्तों। आज की इस ऑडियो बुक में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रिच डैड पुअर डैड की एक ऐसी स्टोरी जो बहुत ज़्यादा फेमस है। और उसी के ऊपर आज का जो मैं इंट्रोडक्शन टाइप में एक समरी रखने वाला हूँ। तो आज से हम चालू कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड का इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में आगे चल के हम बहुत सारी चीज़ें अलग अलग अध्याय और सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो जो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रिच डैड पुअर डैड का बोले तो इंट्रोडक्शन। तो क्या प्रस्तावना जो होती है, प्रस्तावना हिंदी में मैं इसे सुना रहा हूँ तो मैं इसे प्रस्तावना बोलूँगा। एक तरह से इंट्रोडक्शन समझते हैं, आपको ज़्यादा जल्दी अच्छे से समझ में आएगा। तो इसकी ज़रूरत क्या है अब मैं करूँगा। इंट्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं भी अध्याय 1 से ही चालू करना चाहता था, पर अब चैप्टर 1 से स्टार्ट करने के बजाय मुझे भी पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो इंट्रोडक्शन को ही ध्यान में रख के आपको पहले एक बेसिक कंसेप्ट माइंड में क्रिएट हो जाएगा। आपको एक बेसिक चीज़ें पता पड़ जाएगी। बेसिक चीज़ें मालूम होने के बाद में हम आगे बढ़ सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हम पे काम करेगी, हमारे दिमाग पे। मेरा यही मानना है और इसी को देख के मैं अपना आज का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। क्या स्कूल बच्चों को असल ज़िंदगी के लिए तैयार करता है? मेरे मम्मी डैडी कहते थे मेहनत से पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि ऐसा करोगे तो एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाएगी। उनका जीवन का लक्ष्य यही था कि मेरी बड़ी बहन और मेरे कॉलेज की शिक्षा पूरी हो जाए। उनका मानना था कि अगर कॉलेज की शिक्षा पूरी हो गई तो हम ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। जब मैंने 1976 में अपनी डिप्लोमा हासिल कर लिया और मैं फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में अकाउंटेंट में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुई और अपनी कक्षा में काफ़ी ऊंचे स्थान पर रही, तो मेरे मम्मी डैडी का लक्ष्य पूरा हो गया था। यह उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मास्टर प्लान के हिसाब से मुझे एक बिग 8 अकाउंटेंट फर्म में नौकरी भी मिल गई। अब मुझे उम्मीद थी एक लंबे करियर और कम उम्र में रिटायरमेंट की। यहाँ पे जो लेखक है वो सिंपल अपनी भाषा में एक बेसिक पिक्चर देने की कोशिश कर रहा है कि हम में से ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो यही सोचते हैं कि जितना ज़्यादा अच्छे पढ़ेंगे, जितना अच्छा ज़्यादा नंबर लाएंगे और उसके बाद में हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी और हमारा करियर जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। अब आगे स्टार्ट करते हैं। मेरे पति माइकल भी इसी रास्ते पर चले थे। हम दोनों बहुत ही मेहनती परिवारों से आए थे जो बहुत अमीर नहीं थे। माइकल ने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया था, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पहली बार इंजीनियरिंग के रूप में और फिर लॉ स्कूल से। उन्हें जल्दी ही पेटेंट लॉ में विशेषज्ञता रखने वाली वाशिंगटन डीसी की एक मानी हुई लॉ फर्म में नौकरी मिल गई और इस तरह उनका भविष्य भी सुनहरा लग रहा था। उनके करियर का नक्शा साफ था और यह बात तय थी कि वह भी जल्द रिटायर हो सकते थे। मतलब साफ है कि यहाँ पे सभी का एक ही कंसेप्ट है कि जल्दी से जल्दी नौकरी पाओ, नौकरी अच्छी होनी चाहिए और उसके बाद में हम अपनी ज़िंदगी में कब जल्दी से जल्दी रिटायरमेंट ले सकें और सुकून की लाइफ जी सकें। पर अब यहीं से आगे स्टोरी चालू होती है। अब लेखक, हालांकि हम दोनों का करियर बहुत सफल था, हम दोनों परंतु हम जो सोचते थे उसका ठीक वैसा नहीं हुआ। हमने कई बार नौकरियां बदली, हालांकि हर बार नौकरी बदलने का कारण सही थे, परंतु हमारे लिए किसी ने भी पेंशन योजना में निवेश नहीं किया। रिपीट, हमारे लिए किसी ने भी पेंशन योजना में निवेश नहीं किया। हमारे रिटायरमेंट फंड खुद के लगाए पैसों से ही बढ़ रहे थे। हालांकि अगर हम अपनी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में देखें तो वो बहुत ज़्यादा सफल थी। हमारे 3 बच्चे थे, उनमें से 2 कॉलेज में और तीसरा अभी हाई स्कूल में ही गया था। हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए बहुत सा पैसा लगा दिया था। यहाँ पे लेखक कहीं ना कहीं अपने आप को
क्योंकि लेखक और बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, वो हस्बैंड और वाइफ बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। उसके बाद में उन्होंने वही सेम प्रोसेस अपने बच्चों पे भी किया, उनको भी अच्छे स्कूल में पढ़ाई कराई, और प्लस साथ ही साथ वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि जो उनका रिटायरमेंट के लिए जो पैसा है वो उनके खुद के लगाए मेहनत से ही बढ़ रहा है। बाकी कोई भी कंपनी उसमें कोई भी अच्छा निवेश नहीं कर रही जिससे उनका रिटायरमेंट के लिए पैसा बढ़ सके। वो इसके लिए बार बार नौकरी भी चेंज कर रहे हैं, जॉब चेंज कर रहे हैं, पर उसका कोई असर नहीं हो रहा है। वो उनकी सैलरी जो एक्चुअल में रिटायरमेंट जो उनका सपना है जल्दी से रिटायर हो सके, वो तभी पूरा होगा जब ज़्यादा पैसे हो पाएंगे, पर कोई भी कंपनी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रही है। आगे बढ़ते हैं। 1996 में हम एक दिन, मेरा बेटा स्कूल से घर लौटा। स्कूल से उसका मोह भंग हो गया था, वह पढ़ाई से ऊब चुका था। मैं उन विषयों को पढ़ने में इतना ज़्यादा समय क्यों बर्बाद करूं जो असल ज़िंदगी में मेरे कभी काम नहीं आएंगे। उसने विरोध किया। मैंने बिना सोचे विचारे ही जवाब दिया, क्योंकि अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम कभी भी को अच्छे कॉलेज नहीं जा पाओगे, चाहे मैं कॉलेज जाऊं या ना जाऊं। उसने जवाब दिया, मैं अमीर बन के दिखाऊंगा। अगर तुम कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुए तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने एक माँ की तरह चिंतित और आतंकित होकर कहा, बिना अच्छी नौकरी के तुम किस तरह अमीर बनने के सपने देख सकते हो? मेरे बेटे ने मुस्कुराकर अपने सिर को बोरियत भरे अंदाज में हिलाया। हम यह चर्चा पहले भी कई बार कर चुके थे। उसने अपने सिर को झुकाया और अपनी आंखों से घुमाने लगा। मेरी समझदारी भरी सलाह एक बार फिर उसके कानों के भीतर नहीं गई थी। हालांकि वह स्मार्ट और प्रबल इच्छा शक्ति वाला युवक था, परंतु वह नम्र और शालीन भी था। मम्मी, उसने यह बोलना शुरू किया और भाषण सुनने की अब मेरी बारी थी। समय के साथ चलिए, अपने चारों तरफ देखिए। सबसे अमीर लोग अपनी शिक्षा के कारण अमीर नहीं बने हैं। माइकल जॉर्डन और मैडोना को देखिए। यहाँ तक कि बीच में ही हार्वर्ड छोड़ देने वाले बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट काम किया है। आज वो अमेरिका के सबसे बड़े अमीर हैं और उनकी उम्र भी 30 से 40 के बीच ही है। और उस बेसबॉल पिचर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो हर साल $40 लाख से ज़्यादा कमाता है, जबकि उस पर दिमागी तौर पर कमज़ोर होने का लेबल लगा हुआ है। अब हम दोनों काफ़ी समय तक चुप रहे। अब हमें समझ में आ रहा था कि हमने अपने बच्चे को वो सलाह दी थी जो हमारे माता पिता ने हमें दी थी। आज की दुनिया आज के टाइम के हिसाब से बदल रही है, और पर हमने दुनिया तो बदल रही है, पर हमने अपनी सलाह आज तक नहीं बदली थी। अब ये चीज़ें हमें अच्छे से समझ आ रही थी। अच्छी शिक्षा और अच्छे ग्रेड हासिल करना अब सफलता की गारंटी नहीं रह गए थे, और हमारे बच्चे के अलावा यह बात किसी और के समझ में नहीं आई थी। मम्मी, उसने आगे कहा, मैं डैडी और आपकी तरह कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता। आपको काफ़ी पैसा मिलता था और हम एक शानदार मकान में रहते हैं जिसमें से बहुत सी कीमती चीज सामान भी हैं। अगर मैं आपकी सलाह मानूंगा तो मेरा हाल भी आपकी तरह ही होगा। मुझे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं ज़्यादा टैक्स भर सकूं और ज़्यादा कर्ज में डूब जाऊं। वैसे भी आज की दुनिया में नौकरी की सुरक्षा बची ही नहीं है। मैं यहाँ जानता हूँ कि छोटे और सही आकार की फर्म कैसे होती है। मैं यह भी जानता हूँ कि आज के दौर में कॉलेज के स्नातकों को कम तनख्वाह मिलती है, जबकि आपके ज़माने में उन्हें ज़्यादा तनख्वाह मिला करती थी। डॉक्टरों को ही देखिए, वो अब उतने पैसे नहीं कमाते जितना पहले के कमाया करते थे। मैं जानता हूँ कि रिटायरमेंट के लिए सामाजिक सुरक्षा या कंपनी पेंशन पर भरोसा नहीं कर सकता। अपने सवालों के मुझे नए जवाब चाहिए। वह सही था, उसे नए जवाब चाहिए थे, और मुझे भी। मेरे माता पिता की तरह
उन लोगों के लिए यह सलाह सही हो सकती थी जिन्होंने 1945 से पहले पैदा जन्म लिया था। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये सलाह अब उन लोगों पर अच्छे से लागू होती है जिन्होंने 1945 से पहले जन्म लिया था। परंतु आज का जो समय है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। अब अगर आप अब अपने बच्चों को अच्छे से यह सीधी सी बात नहीं कह सकते कि स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड हासिल करो और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करो। मैं जानती थी कि मुझे अपने बच्चों को शिक्षा की सही दिशा देने के लिए नए तरीकों की खोज करनी होगी। एक माँ और एक अकाउंटेंट होने के नाते मैं इस बात से परेशान थी कि स्कूल में बच्चों को धन संबंधी शिक्षा या वित्तीय शिक्षा नहीं दी जाती। हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही आज के युवाओं के पास अपना क्रेडिट कार्ड होता है। यह बात अलग है कि उन्हें कभी धन संबंधी पाठ्यक्रमों में भाग नहीं लिया होता और उन्हें यह भी नहीं पता होता कि इसे किस तरह निवेश किया जा सकता है। इस बात का ज्ञान तो दूर की बात है कि क्रेडिट कार्ड पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किस तरह की जाती है। इसे आसान भाषा में कहें तो उन्हें धन संबंधी शिक्षा नहीं मिलती और यह ज्ञान नहीं मिलता कि पैसा किस तरह से काम करता है। इस तरह वो दुनिया का सामना करने के लिए कैसे तैयार हो पाएंगे जो उनके आने वाले समय में उनके सामने खड़ी होने को तैयार है। इस दुनिया में सब जिसमें बचत से ज़्यादा खर्च को महत्व दिया जाता है। जब मेरा सबसे बड़ा बेटा कॉलेज के शुरुआती दिनों में अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर कर्ज में डूब गया तो मैंने उसके क्रेडिट कार्ड को नष्ट करने में उसकी मदद की। साथ ही ऐसे तरकीब भी खोजने लगी जिससे मेरे बच्चे में पैसों की समझ आ सके। पिछले साल एक दिन मेरे पति ने मुझे ऑफिस से फ़ोन किया। मेरे सामने एक सज्जन बैठे हैं और मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे मिलना चाहोगे। उन्होंने कहा उनका नाम रॉबर्ट कियोसाकी है। वो एक व्यवसायी और निवेशक थे तथा वो एक शिक्षण उत्पादक का पेटेंट कराना चाहते हैं। मुझे लगता है कि तुम इसी चीज़ की तलाश कर रही थी। अब इस कहानी में कहीं न कहीं स्टोरी जो है वो यहाँ के अटक जाती है कि जो माता-पिता हैं, अब वो भी आज के टाइम के अनुसार नई-नई खोज कर रहे हैं पैसा कमाने की। क्योंकि कहीं न कहीं अब उन्हें भी ये अच्छे से महसूस हो चुका है कि पैसा कमाने के लिए शिक्षा के साथ-साथ कुछ और भी पैसे की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, पैसे से कैसे पैसा बनाया जा सकता है, वो जो चीज़ें जो हमें स्कूल में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जाती, उसको हमें कैसे महत्व देना है और हमारी लाइफ में उन चीज़ों की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं अब वो माता-पिता भी फेस कर रहे हैं। तो आगे की चालू करते हैं स्टोरी। अब जिसकी मुझे तलाश थी, मेरे पति माइक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बनाए जा रहे नए शैक्षणिक उत्पादन के इस फ्लो से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसके परीक्षण में हमें बुलवा लिया। यह एक शैक्षणिक खेल था। इसके इसलिए मैंने स्थानीय विश्वविद्यालय में पढ़ रही अपनी 19 वर्षीय बेटी से भी पूछा कि क्या वह मेरे साथ चलेगी और वह तैयार हो गई। इस खेल में हम लगभग 15 लोग थे जो 3 समूह में विभाजित थे। माइक सही थे। मैं इस तरह के शैक्षणिक उत्पादन की खोज कर रही थी। यह किसी रंगीन मोनोपोली बोर्ड की तरह लग रहा था, जिसके बीच में एक बड़ा चूहा था। परंतु मोनोपोली से यह इस तरह से अलग था कि इसमें 2 रास्ते थे, एक अंदर और दूसरा बाहर। खेल का लक्ष्य था अंदर वाले रास्ते से बाहर निकलना, जिसे रॉबर्ट चूहा दौड़ कहते थे, और बाहरी रास्ते पर पहुंचना या तेज रास्ते पर जाना। रॉबर्ट के मुताबिक तेज रास्ता हमें यह बताता है कि असल जिंदगी में अमीर लोग किस तरह से पैसे का खेल खेलते हैं। रॉबर्ट ने हमें चूहा दौड़ के बारे में बताया। अगर आप किसी भी औसत रूप से शिक्षित
कड़ी मेहनत करने वाले आदमी की ज़िंदगी को देखें, तो उसमें आपको एक सा ही सफ़र दिखेगा। बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, माता-पिता खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चे को स्कूल में अच्छे नंबर मिलते हैं और उसका दाखिला कॉलेज में हो जाता है। बच्चा स्नातक हो जाता है और फिर योजना के अनुसार काम करता है। वह किसी आसान, सुरक्षित नौकरी या करियर की तलाश करता है। बच्चे को ऐसा ही काम मिल जाता है। शायद वह डॉक्टर या वकील बन जाता है, या वह सेना में भर्ती हो जाता है, या फिर वह सरकारी नौकरी करने लगता है। बच्चा पैसे कमाने लगता है, उसके पास थोक में क्रेडिट कार्ड आने लगते हैं, और अगर जब अब तक उसने खरीदारी करना शुरू नहीं किया है, तो अब जमकर खरीदारी शुरू हो जाती है। खर्च करने के लिए पैसे पास में होते हैं, तो वह उन जगहों पर जाता है जहाँ उसकी उम्र के ज़्यादातर नौजवान जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, डेटिंग करते हैं और कभी-कभार शादी भी कर लेते हैं। अब ज़िंदगी में मज़ा आता जाता है, क्योंकि आजकल पुरुष और महिलाएं दोनों नौकरी करते हैं। दो तनख्वाहें बहुत सुखद लगती हैं। पति-पत्नी दोनों को लगता है कि उनकी ज़िंदगी सफल हो गई। उन्हें अपना भविष्य सुनहरा नज़र आता है। अब वो एक घर, कार, टेलीविज़न खरीदने का फैसला करते हैं। छुट्टियाँ मनाने के लिए कहीं चले जाते हैं और फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। बच्चों के साथ उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। खुशहाल पति-पत्नी सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अब उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। उनका करियर अब उनके लिए पहले से ज़्यादा मायने रखता है। वे अपने काम में ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं ताकि उन्हें प्रमोशन मिल जाए या उनकी तनख्वाह बढ़ जाए। तनख्वाह बढ़ती है, पर उसके साथ दूसरे खर्चे बढ़ते हैं और साथ ही दूसरा बच्चा भी पैदा हो जाता है। अब उन्हें एक बड़े घर की ज़रूरत महसूस होने लगती है। वे नौकरी में और भी ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं, बेहतर कर्मचारी बन जाते हैं और ज़्यादा मन लगाकर काम करने लगते हैं। ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल करने के लिए वे एक बार फिर किसी स्कूल में जाते हैं ताकि वो ज़्यादा पैसे कमा सकें। हो सकता है कि वे दूसरा काम भी खोज लें। उनकी आमदनी बढ़ जाती है, परंतु उस आमदनी पर उन्होंने इनकम टैक्स भी चुकाना पड़ता है। यही नहीं, उन्होंने जो बड़ा घर खरीदा है, उस पर भी टैक्स देना होता है। इसके अलावा उन्हें सामाजिक सुरक्षा का भी टैक्स चुकाना होता है। इस तरह बहुत से टैक्स चुकाते-चुकाते उनकी तनख्वाह चूक जाती है। वो अपनी बढ़ी हुई तनख्वाह लेकर घर आते हैं और हैरान होते हैं कि इतना सारा पैसा आखिर कहाँ चला जाता है। भविष्य में बचत के हिसाब से वो कुछ म्यूचुअल फंड भी खरीद लेते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से घर का किराना खरीदते हैं। उनके बच्चों की उम्र अब 5 से या 6 वर्ष की हो जाती है। यह चिंता भी उन्हें सताने लगती है कि बच्चों के कॉलेज की शिक्षा के लिए भी बचत ज़रूरी है। इसके साथ ही उन्हें अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा पैसा बचाने की चिंता भी सताने लगती है। 35 साल पहले पैदा हुआ यह खुशहाल दंपति अब अपनी नौकरी के दिन बाकी चूहा दौड़ में फंसकर बिताते हैं। वो अपनी कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, सरकार को टैक्स चुकाने के लिए काम करते हैं और बैंक में अपनी गिरवी संपत्ति तथा क्रेडिट कार्ड के कर्ज को चुकाने के लिए काम करते हैं। फिर वो अपने बच्चों को सलाह देते हैं कि उन्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, अच्छे नंबर लाने चाहिए और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करनी चाहिए। वो पैसों के बारे में कुछ नहीं सीखते और इसीलिए वो ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं। यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसे ही असल ज़िंदगी में चूहा दौड़ कहते हैं। चूहा दौड़ से निकलने का एक ही तरीका है, और वह यह है कि अपना अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट दोनों क्षेत्रों में निपुण हो जाएं। दिक्कत यह है कि इन दोनों ही विषयों को बोरिंग
और कठिन माना जाता है। मैं खुद एक CPA हूँ। मैंने बिग 8 अकाउंट फर्म के लिए काम किया है। मुझे यह देखकर ताज्जुब हुआ कि रोबोट ने इन दोनों बोरिंग और कठिन विषयों को सीखना कितना रोचक, सरल और रोमांचक बना दिया था। सीखने की प्रक्रिया इतनी अच्छी तरह छुपा ली गई थी कि जब हम चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए जी जान लगा रहे थे, तो हमें यह ध्यान ही नहीं रहता कि हम कुछ सीख रहे थे। शुरू में तो हम एक नए शैक्षणिक खेल का परीक्षण कर रहे थे, परंतु जल्द ही इस खेल में मुझे और मेरी बेटी को मजा आने लगा। खेल के दौरान हम दोनों ऐसे विषय पर बात कर रहे थे जिनके बारे में हमने पहले कभी बातें ही नहीं की थी। एक लेखपाल होने के कारण इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से जुड़ा खेल खेलने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने खेल के नियम और इसकी बारीकियां समझने में अपनी बेटी और दूसरे लोगों की मदद भी की। उस रोज मैं चूहा दौड़ में सबसे पहले बाहर निकली और केवल मैं ही बाहर निकल पाई। बाहर निकलने में मुझे 50 मिनट का समय लगा, हालांकि खेल लगभग 3 घंटे तक चला। मेरी टेबल पर एक बैंकर बैठा था। इसके अलावा एक व्यवसायी था और एक कंप्यूटर प्रोग्रामर भी था। यह देखकर मुझे हैरत हुई कि इन लोगों को अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में इतनी कम जानकारी है, जबकि ये विषय असल जिंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं। यह मेरे मन में सवाल बार बार उठ रहा था। मेरे मन में यह सवाल भी उठ रहा था कि असल जिंदगी में मैंने पैसे धेले के कारोबार को कैसे संभाला होगा, और जो असल जिंदगी में जो वो लोग जो असली पैसे को संभालते हैं वो कैसे संभाल सकते होंगे। मैं समझ सकती थी कि मेरी 19 वर्ष की बेटी क्यों नहीं समझ सकी, पर ये लोग तो उससे दुगनी उम्र के थे और उन्हें यह बात समझ में आनी चाहिए थी। चूहा दौड़ से बाहर निकलने के बाद मैं 2 घंटे तक अपनी बेटी और इन शिक्षित अमीरों वयस्कों को पासा फेंकते और बाजार फैलाते देखती रही। हालांकि मैं खुश थी कि वे लोग कुछ नया सीख रहे थे, लेकिन इस बात से बहुत परेशान और विचलित भी थी कि वयस्क लोग सामान्य अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट के मूलभूत बिंदुओं के बारे में कितना कम जानते थे। उन्हें अपने इनकम स्टेटमेंट और अपनी बैलेंस शीट के आपसी संबंध को समझने में ही बहुत समय लगा। अपनी संपत्ति खरीदने और बेचते समय उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि हर सौदे में उनकी महीने की आमदनी पर असर पड़ रहा है। मैंने सोचा, असल जिंदगी में ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो पैसे के लिए सिर्फ इसीलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये दोनों विषय कभी पढ़े ही नहीं। मैंने मन में सोचा, भगवान का शुक्र है कि हमें मजा आ रहा है और हमारा लक्ष्य खेल में जीतना है। जब खेल खत्म होने को हुआ तो रोबोट ने हमें 15 मिनट तक कैश फ्लो पर चर्चा करने और इसकी समीक्षा करने के लिए कहा। मेरी टेबल पर बैठा व्यवसायी खुश नहीं था। उसे खेल पसंद नहीं आ रहा था। मुझे यह सब जानने की कोई जरूरत नहीं है, उसने जोर से कहा। मेरे पास इन सब के लिए अकाउंटेंट, बैंकर और वकील हैं जिन्हें यह सब मालूम है। रॉबर्ट का जवाब था, क्या आपने गौर किया है कि ऐसे बहुत से अकाउंटेंट्स हैं जो अमीर नहीं हैं? यही हाल बैंकर्स, वकीलों, स्टॉक ब्रोकर और रियल एस्टेट ब्रोकर का भी है। वो बहुत कुछ जानते हैं और प्राय वो लोग स्मार्ट होते हैं, परंतु उनमें से ज़्यादातर अमीर नहीं होते, क्योंकि हमारे स्कूल में हमें वह सब नहीं सिखाते जो अमीर लोग जानते हैं। इसलिए हम इन लोगों से सलाह लेते हैं, परंतु एक दिन जब आप किसी हाईवे पर कार से जाते हैं, आप ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, आप बाहर निकलने के लिए छटपटाते हैं,
तो आप अपनी कार के दाईं तरफ देखते हैं, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि आपका अकाउंटेंट भी उसी ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ है। फिर आप अपनी बाईं तरफ देखते हैं, जो आपको वहाँ फंसा अपना बैंकर भी उसी हाल में नज़र आता है। इससे आपको हालात का अंदाज़ा हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम भी इस खेल से प्रभावित नहीं हुआ था। यह सीखने के लिए मैं सॉफ्टवेयर खरीद सकता हूँ। बैंकर जरूर प्रभावित हुआ था। मैंने स्कूल में अकाउंटेंट सीखी थी, परंतु मैं अब तक यह नहीं समझ पाया कि इसे असल ज़िंदगी में मैं किस तरह से काम में लाया जाए। अब मैं समझ गया कि मुझे चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए खुद को तैयार करने की ज़रूरत है। परंतु मेरी पुत्री के विचारों में मैं सबसे ज़्यादा रोमांचित हूँ। उसने कहा, मुझे सीखने में बड़ा मज़ा आया। मैंने इस बारे में बहुत कुछ सीखा और पैसा असल ज़िंदगी में किस तरह काम करता है और इसका निवेश में किस तरह करना चाहिए, इसका उपयोग किस तरह चाहिए, ये आज हमारे दिमाग में अच्छे से आ चुका था। फिर उसने कहा, अब मैं जानती हूँ कि मैं अपने काम करने के लिए किस तरह का व्यवसाय चुनूँ। और यह व्यवसाय चुनने का कारण नौकरी की सुरक्षा, उससे मिलने वाले फ़ायदा या तनख्वाह नहीं होंगे। अगर मैं इस खेल में सिखाई जाने वाली बातें सीख जाती हूँ, तो मैं कुछ भी करने के लिए आज़ाद हूँ और वह सीखने के लिए आज़ाद हूँ जो मेरे दिल से सीखना चाहती हूँ। अभी तक मुझे उस चीज़ को सीखना पड़ता था जिससे मुझे नौकरी पाने में मदद मिले। अगर मैं यह खेल सीख जाती हूँ, तो मुझे नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की ज़्यादा चिंता नहीं होगी, जैसा कि मेरी बहुत सी सहेलियों को होती है। खेल खत्म होने के बाद मुझे रॉबर्ट से बात करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला। हमने उनकी योजना पर आगे बातें करने के बाद उनसे बाद में मिलने का फैसला किया। इतना मैं जानती थी कि इस खेल के बहाने रॉबर्ट यह चाहते थे कि लोगों में पैसे की बेहतर समझ विकसित हो सके। यही कारण था कि मैं उनकी योजनाओं के बारे में ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक थी। मेरे पति और मैंने रॉबर्ट और उसकी पत्नी के साथ अगले हफ्ते फिन मीटिंग रख ली। हालांकि हमारा यह सामाजिक मेल-जोल था, फिर भी हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते हों। हमने पाया कि हम में से बहुत सारी बातें एक सी थीं। हमने बहुत से विषयों पर बातें की, खेलों, नाटकों, रेस्तरां और सामाजिक आर्थिक विषयों पर। हमने बदलती हुई दुनिया के बारे में भी बातें की। हमने इस मुद्दे पर काफ़ी समय तक विचार किया कि ज़्यादातर अमेरिकी कैसे अपने रिटायरमेंट के लिए बहुत कम पैसा बचा पाते हैं या बिल्कुल भी नहीं बचा पाते। हमने सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेयर की लगभग दिवालिया हालत पर भी विचार किया। क्या हमारे बच्चों को 77.5 करोड़ वृद्ध लोगों के रिटायरमेंट के लिए टैक्स चुकाना होगा? हम हैरान थे कि लोग पेंशन योजना के भरोसे बैठकर कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। रोबोट की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अमीरों और गरीबों के बीच फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो सिर्फ अमेरिका में ही हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। रॉबर्ट स्वशिक्षित और स्वनिर्मित व्यवसायी थे। वो दुनिया भर में निवेश कर चुके थे और 47 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट होने सफल हो गए थे। वो इसलिए काम कर रहे थे क्योंकि उन्हें भी यह चिंता थी जो मुझे अपने बच्चों को लेकर सता रही थी। वो जानते थे कि दुनिया बदल चुकी है, परंतु इसके बावजूद शिक्षा पद्धतियां बिल्कुल भी नहीं बदली। रॉबर्ट के अनुसार बच्चे सालों तक स्कूली शिक्षा पद्धति के अनुसार अपना समय गुजारते हैं और ऐसे विषय पढ़ते हैं जो उनके जीवन में कभी भी, कहीं भी
काम नहीं आने वाले। वो ऐसी दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसका अब तक नामो निशान भी नहीं बचा है। आज आप किसी बच्चे को जो सबसे खतरनाक सलाह दे सकते हैं वो यह है, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और सुरक्षित नौकरी ढूंढो। उन्होंने कहा यह पुरानी सलाह है और सबसे खराब सलाह भी यही है। अगर आप ये देख सकते हैं कि एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका में क्या हो रहा है तो आप उनकी चिंता होनी चाहिए। रॉबर्ट के अनुसार यह एक बुरी सलाह है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे स्कूल का भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित करें, तो आप अपने पुराने नियमों के सहारे नए खेल को नहीं खेल सकते। यह बहुत खतरनाक होगा। मैंने उनसे पूछा, पुराने नियमों से उनका क्या मतलब है? मेरी तरह के लोग अलग तरह के नियमों से खेलते हैं और आपकी तरह के लोग पुराने नियमों को लीक पर ही चलते हैं। उन्होंने कहा, क्या होता है जब कोई कॉर्पोरेशन स्टाफ काम करने की घोषणा करता है? उन्होंने कहा, क्या होता है जब कोई कॉर्पोरेशन स्टाफ कम करने की घोषणा करता है? लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, परिवार तबाह हो जाते हैं, बेरोजगारी बढ़ जाती है। हाँ, परंतु कंपनी पर इसका क्या असर पड़ता है? खासकर वह कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर दर्ज हो। जब कंपनी जब कंपनी कोई भी स्टाफ कम करने की घोषणा करती है तो स्टॉक की कीमतें बढ़ जाती हैं। मैंने कहा, जब कंपनी तनख्वाह पर कम खर्च कम करती है तो बाजार इस बात को पसंद करता है, चाहे ऐसा स्टाफ कम करके ही किया जाए या कंप्यूटर के माध्यम से किया जाए। उन्होंने कहा, आप ठीक कह रही थे। और जब स्टॉक की कीमतें बढ़ती हैं ओ तो मेरी तरह के लोग, यानी जिनके पास कंपनी के शेयर होते हैं, वो और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। अलग तरह के नियमों से मेरी यही आशय है था कि कर्मचारी हारते हैं, मालिक और निवेशक जीतते हैं। रॉबर्ट कर्मचारी और मालिक के बीच में फर्क को समझा रहे थे। यह फर्क था कि अपनी किस्मत पर खुद अपना नियंत्रण होना चाहिए और अपनी किस्मत पर दूसरे का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। परंतु ज़्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों होता है। मैंने कहा, उन्हें लगता है यह ठीक नहीं है। उसका जवाब था, इसीलिए तो बच्चों से यह कहना मूर्खता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करो। यह सोचना मूर्खता है कि स्कूलों में दी जा रही शिक्षा से बच्चे उस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे जिसमें वो कॉलेज के बाद पढ़ पहुंचने वाले हैं। हर बच्चे को ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है। यह अलग तरह की शिक्षा है और उन्हें नए नियमों को जानने की भी ज़रूरत है। नए नियम, अलग तरह के नियमों को भी जानने की ज़रूरत है। धन के कुछ नियम होते हैं जिन्हें अमीर लोग खेलते हैं और धन के कुछ और नियम होते हैं जिन्हें बाकी 95% लोग खेलते हैं। और ये 95% लोग उन नियमों को अपने घर और स्कूल से सीखते हैं। इसलिए आजकल किसी बच्चे से यह कहना खतरनाक है, मन लगाकर पढ़ो और उस अच्छी नौकरी खोजो। आज बच्चों को अलग तरह से शिक्षा की ज़रूरत है और आज की शिक्षा नीति उन्हें मूलभूत बातें नहीं सिखा पा रही है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्लासरूम में कितने कंप्यूटर रखे हैं या स्कूल कितने पैसा खर्च कर रहे हैं। जब शिक्षा नीति में वही विषय नहीं है तो उसे किस तरह से पढ़ाया जा सकता है? अब सवाल यह उठता है कि किस तरह माता-पिता अपने बच्चों को वह सिखा सकते हैं जो स्कूल में नहीं सिखा पाते। वह अब आप अपने बच्चों को अकाउंटिंग किस तरह से सिखाते हैं? क्या इससे वो बोर नहीं हो जाते? और आप उन्हें किस तरह निवेश करना सिखाएंगे? जब एक पालक के रूप में खुद निवेशक के खतरे से डरते हैं, तो बच्चों को सुरक्षित जीवन जीने के लिए तैयार करने के बजाय मैंने यह बेहतर समझा कि उन्हें रोमांचक जीवन के लिए तैयार किया जाए। तो आप किस तरह किसी बच्चे को धन
और उस उन सब चीज़ों के बारे में सिखा सकते हैं जिन पर आपने अभी विचार किया है। रॉबर्ट ने मुझसे पूछा, हम किस तरह इसे माता-पिता के लिए आसान बना सकते हैं, खासकर तब जब खुद ही उन्हें इसकी समझ ना हो। उन्होंने कहा, मैंने इस विषय पर एक पुस्तक लिखी है। वह पुस्तक कहाँ है? मेरे कंप्यूटर में। यह बरसों से वहीं बिखरी पड़ी है। मैंने कभी-कभार उनमें कुछ बातें जोड़ देता हूँ, परंतु मैं आज तक उसे कभी इकट्ठा नहीं कर पाया। कभी इस पुस्तक को तब लिखना शुरू किया था जब मेरी पहली पुस्तक बेस्ट सेलर हो गई थी, परंतु मैं अभी तक अपनी नई पुस्तक को पूरा नहीं कर पाया हूँ। यह अभी भी खंडों में ही है। और वह पुस्तक निश्चित रूप से खंडों में ही थी। उन बेहतरीन खंडों को पढ़ने के बाद मैंने यह फैसला किया कि पुस्तक निश्चित रूप से बेहतरीन थी और समाज में इसकी बहुत ज़रूरत थी। खासकर ऐसे समय में जब दुनिया तेजी से बदल रही थी, हम दोनों तत्काल इस निर्णय पर पहुंचे कि मैं रॉबर्ट की पुस्तक में सह लेखक बन जाए। मैंने उनसे पूछा कि उनके विचार से किस तरह किसी बच्चे को कितनी वित्तीय शिक्षा की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा कि बच्चे पर निर्भर है। अपने बचपन में ही उन्होंने यह जान लिया था कि वह अमीर बनना चाहते थे और उन्हें एक ऐसे पिता स्वरूप व्यक्ति मिल गए थे जो अमीर थे और उनका मार्गदर्शन करने की इच्छुक भी थे। रॉबर्ट का कहना था कि शिक्षा की सफलता की नींव है। रॉबर्ट का कहना था कि शिक्षा ही सफलता की नींव है। जिस तरह स्कूल में सीखी गई बातें महत्वपूर्ण होती हैं, उसी तरह धन संबंधी समझ और बोलने की कला भी महत्वपूर्ण होती है। आगे की कहानी रॉबर्ट के दो डैडियों के बारे में है, जिनमें एक अमीर है और दूसरा गरीब। इनके जरिए रॉबर्ट उन रहस्यों को बताएंगे जो उन्होंने अपने जीवन में सीखे हैं। उनमें डैडियों के बीच का अंतर एक खास बात उजागर करता है। इस पुस्तक को मैंने बढ़ाया है, इसमें कुछ जोड़ा या घटाया है, इसे व्यवस्थित करने का काम किया है। जो अकाउंटेंट इस पुस्तक को पढ़े, उन्होंने उनसे मेरी यही अनुरोध है कि वो अपनी किताबी ज्ञान को एक तरफ रख दें और अपने दिमाग में रॉबर्ट के सिद्धांतों को घुस जाने दें। हालांकि उनमें से कई सिद्धांत पहली नज़र में गलत लगेंगे, अकाउंटेंट के सिद्धांत की बुनियादी बातों को चुनौती देते लगेंगे, परंतु याद रखें कि वे एक महत्वपूर्ण दृष्टि देते हैं कि किस तरह से सच्चे निवेशक अपने निवेश के फैसलों का विश्लेषण करते हैं। जब हम अपने बच्चों को स्कूल जाने, मेहनत से पढ़ने और अच्छी नौकरी पाने की सलाह देते हैं, तो अक्सर हम ऐसा सांस्कृतिक आदतों के कारण करते हैं, जैसा करना हमेशा सही चीज मानी जाती है। जब मैं रॉबर्ट से मिली तो उनके विचारों ने शुरू में तो मुझे चौंका दिया। दो डैडियों के साथ पले बड़े रॉबर्ट के सामने दो अलग अलग लक्ष्य होते थे। उनके पढ़े लिखे डैडी उन्हें कॉर्पोरेशन में नौकरी करने की सलाह देते थे। उनके अमीर डैडी उन्हें कॉर्पोरेशन का मालिक बनने की सलाह देते थे। दोनों ही कामों में शिक्षा की जरूरत थी, परंतु पढ़ाई के विषय बिल्कुल अलग अलग थे। पढ़े लिखे डैडी रॉबर्ट को स्मार्ट बनने के लिए प्रोत्साहित करते थे। अमीर डैडी रॉबर्ट को यह जानने के लिए प्रोत्साहित करते थे किस तरह स्मार्ट लोगों की सेवाएं ली जाएं। दो डैडी होने से एक समस्या भी पैदा होती है। रॉबर्ट के असली डैडी हवाई राज्य में शिक्षा प्रमुख थे। जब रॉबर्ट 16 साल के हुए तो उन्हें इस बात की कोई खास चिंता नहीं सता रही थी। अगर तुम अच्छे नंबर नहीं मिलते
तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। वे पहले से ही जानते थे कि उनके करियर का लक्ष्य क्या था, कॉर्पोरेशन का मालिक बनना, न कि उसमें नौकरी करना। सच तो यह है कि अगर हाई स्कूल में समझदार और मेहनती परामर्शदाता नहीं मिला होता, तो रॉबर्ट भी कॉलेज के बाहर नहीं गए होते। वो इस बात को मानते हैं, दौलत कमाने के लिए बेताब थे, परंतु उनका आखिरकार मानना यही था कि कॉलेज की शिक्षा से ही उन्हें फायदा हुआ था। दरअसल इस पुस्तक में दिए गए विचार शायद बहुत से माता पिताओं को क्रांतिकारी और अतिशयोक्तिपूर्ण लगेंगे। कई लोगों को तो यह अपने बच्चों को स्कूल में रखने काफी मेहनत करनी पड़ती है, परंतु बदलते हुए समय को देखते हुए हमें नियम और जोखिम भरे विचारों की तरफ ध्यान देना की जरूरत होती ही है। अपने बच्चों को कर्मचारी बनने की सलाह देने का मतलब यह है कि हम उन्हें जिंदगी भर अपनी खून पसीने की कमाई से इनकम टैक्स और न जाने कितने तरह के टैक्स चुकाने की सलाह देते हैं। इसके बाद भी पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती। और यह सच है कि आज के समय में टैक्स किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा खर्च है। हकीकत में ज़्यादातर परिवार तो जनवरी से आधी मई तक सिर्फ अपने टैक्स चुकाने के लिए ही सरकारी नौकरी करते हैं। आज नए विचार बहुत जरूरी हैं और यह पुस्तक हमें नए विचार देती है। रॉबर्ट का दावा है कि अमीर लोग अपने बच्चों को अलग तरह की शिक्षा देते हैं। वो अपने बच्चों को घर पर सिखाते हैं, डिनर टेबल पर। हो सकता है कि यह विचार वे नए हों जिन पर आप अपने बच्चों के साथ बातें करते हैं, परंतु उन पर नज़र डालने के लिए धन्यवाद। मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप खोज करते रहें। एक माँ और एक सीपीए होने के नाते मैं यही सोचती हूँ कि अच्छे नंबर लाना और एक बढ़िया नौकरी पा लेना एक पुराना विचार है। हमने अब हमें अपने बच्चों को नए तरह के विचार देने होंगे। उन्हें अलग तरह की शिक्षा देनी होगी। शायद हम अपने बच्चों को यह सिखाएं कि अच्छे कर्मचारी होने के साथ साथ वो अपना खुद का निवेश कॉर्पोरेशन भी खोल सकें। दोनों का यह तालमेल बढ़िया रहेगा। एक माँ होने के नाते मुझे उम्मीद है कि यह पुस्तक सभी अभिभावकों के लिए फायदेमंद होगी। रॉबर्ट लोगों को यह बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर ठान ले तो अमीर बन सकता है। अगर आप एक माली और गेटकीपर हैं या पूरी तरह से बेरोजगार हैं, तो भी आप में खुद को और अपने परिवार के लोगों को धन संबंधी बातें सिखाने की काबिलियत है। यह याद रखें कि धन संबंधी व्यक्ति वही दिमागी तरीका है जिससे हम अपनी धन संबंधी समस्याओं को सुलझाते हैं। आज हम ऐसे विश्वव्यापी तकनीकी परिवर्तनों का सामना कर रहे हैं जिनका सामना हमने आज से पहले कभी नहीं किया। किसी के पास भी जादू की पुड़िया नहीं है, परंतु एक बात तो तय है, ऐसे परिवर्तन हमारे सामने आने वाले हैं जो हमारे यथार्थ से परे हैं। कौन जाने भविष्य हमारे लिए क्या लाता है। पर जो भी हो, हमारे पास दो मूलभूत विकल्प मौजूद हैं। या तो हम सुरक्षा की राह पर चलें और स्मार्ट बनकर खुद को धन संबंधी क्षेत्रों में शिक्षित करें और अपने बच्चों को धन संबंधी प्रतिभा के